चैप्टर 5 एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमने लास्ट वीडियो में इसकी थ्योरी को डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर बटन पर क्लिक करके आपको वो वीडियो मिल जाएगी। आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए। अब हम एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। देखें, एमसीक्यू नंबर 1 पे हमसे पूछा जा रहा है, एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज वन इन विच the following substance in which the reacting substance have more energy than the products, have lesser energy than the products, have the same energy as the products। देखें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स का हीट कंटेंट ज़्यादा होता है और फिर वो हीट लॉस करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट्स का हीट कंटेंट कम होता है और रिएक्टेंट्स का हीट कंटेंट ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा कि हैव मोर एनर्जी देन द प्रोडक्ट्स। लेकिन अगर यही एंडोथर्मिक रिएक्शन होता तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट्स का हीट कंटेंट कम हो जाता और प्रोडक्ट्स का हीट कंटेंट बढ़ जाता। आइए आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 2 में हमसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें कौन सा एंडोथर्मिक रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन में एक बात याद रख लीजिए कि कंबस्शन रिएक्शन कभी भी एंडोथर्मिक नहीं होता। जैसे कि कार्बन को अगर आप इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करेंगे तो ये रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होगा। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, इक्वेशन बैलेंस नहीं है, स्टिल ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये तो रॉन्ग ऑप्शन हो गया। अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन की, जब नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से कंबाइन होती है तो अमोनिया गैस फॉर्म होती है। इस प्रोसेस को हमने बहुत पढ़ा है। ये प्रोसेस कहलाता है हैबर-बॉश प्रोसेस। अगर आपको याद हो तो हैबर-बॉश प्रोसेस एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव होता है। तो इसलिए ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया। लेकिन अगर आप सेकंड ऑप्शन पे कंसिडर करेंगे तो सेकंड ऑप्शन में है हाइड्रोजन प्लस आयोडीन गैस। जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा और ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। नन ऑफ द अबव वाला ऑप्शन गलत है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 3 पे तो हमसे पूछा जा रहा है, द इक्वेशन C+2S आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है CS2 में, यानी कि कार्बन और सल्फर आपस में कंबाइन करके कार्बन डाइसल्फाइड फॉर्म कर रहे हैं और कार्बन डाइसल्फाइड का डेल्टा H हमें बता रहा है कि +117 है। अगर +117 है तो डेल्टा H पॉजिटिव है। डेल्टा H पॉजिटिव है तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन। बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। 4 पे हमसे पूछा जा रहा है साइन ऑफ डेल्टा एच। डेल्टा एच का साइन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो डेल्टा एच का साइन रिप्रेजेंट करता है चेंज ऑफ एंथैल्पी को, यानी कि ऑप्शन बी चेंज इन एंथैल्पी। आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 5, हीट ऑफ चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन इज सेम वेदर द रिएक्शन टुक प्लेस इन वन स्टेप और इनडायरेक्टली इन सेवरल स्टेप्स। ये किसने लॉ पेश किया था? तो ये लॉ पेश करने वाले शख्स का नाम था हेसिस। तो इसीलिए इस लॉ को नाम दिया जाता है हेसिस लॉ का। इस लॉ का नाम है हेसिस लॉ, ऑप्शन सी। अब आगे बढ़ते हैं। 6 पे पूछ रहे हैं एवापोरेशन ऑफ वाटर। पानी का एवापोरेट होना ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन? ये बहुत आसान सा सवाल है। अगर आप देखेंगे हमारे सरफेस पर अगर पानी मौजूद है तो सनलाइट से जो रेडिएशंस आएंगी तो पानी के अंदर जो टॉप की लेयर होगी, इस टॉप की लेयर के मॉलिक्यूल्स इस सनलाइट के अंदर से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे। जब ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे तो सरफेस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ऑलरेडी ज़्यादा होती है, वो और बढ़ जाएगी। जब वो और बढ़ जाएगी तो वो एस्केप कर जाएंगे और हमारे एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाएंगे। इस प्रोसेस को कहा जाता है एवापोरेशन। एवापोरेशन के अंदर वो रेडिएशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके फिर एस्केप कर रहे हैं। इसका मतलब कि सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो ये रिएक्शन हो जाएगा एंडोथर्मिक। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम आते हैं एमसीक्यू नंबर 7 पर तो हमसे पूछा जा रहा है QP बराबर है डेल्टा H के। QP से क्या मुराद है? QP से मुराद है चेंज ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। चेंज ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बराबर है डेल्टा H। डेल्टा H से मुराद है चेंज इन एंथैल्पी, यानी कि अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई करेंगे तो सिर्फ एंथैल्पी में चेंज आएगा। यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि QP इक्वल्स टू डेल्टा H किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आंसर है ऑप्शन ए, हीट चेंजेस एट कांस्टेंट प्रेशर। अब आगे बढ़ते हैं 8 पर।
8 बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, क्योंकि 8 में जो एमसीक्यू पूछा जा रहा है ये बहुत सारी वेरिएशंस के साथ पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पे पूछ रहा है 1 किलो कैलोरी बराबर होता है किस चीज़ के। एक बात याद कर लीजिए, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.184 जूल्स के। अगर मैं किलो कैलोरी की बात करूँगा तो 1 किलो कैलोरी बराबर हो जाएगा 4.184 किलो जूल्स के। अगर किलो की जगह पे उन्होंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 4184 जूल्स, यानी 4184 जूल्स के बराबर हो जाएगा 1 किलो कैलोरी। सिर्फ 1 किलो कैलोरी तक पूछ लेते तो ठीक था, हमारा आंसर यहाँ पर वैसे हो जाएगा 4.1868 किलो जूल पर मोल, ऑप्शन ए। लेकिन अब इसकी वेरिएशन समझ लें। अगर आपको कहा जाए कि 1 जूल किस चीज़ के बराबर होता है तो आप क्या करेंगे, 1 को डिवाइड कर देंगे 4.18 से, ये बराबर हो जाएगा 0.239 के। तो 1 जूल बराबर होता है 0.239 कैलोरीज के। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 किलो जूल किस चीज़ के बराबर है तो 0.239 किलो कैलोरी, या फिर आप 0.239 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 239 किलो कैलोरीज के, 239 कैलोरीज के। तो देखें, फिलहाल ये हमने वेरिएशन समझ ली, हमारा ऑप्शन ए सही है एमसीक्यू नंबर 8 का। आगे बढ़ते हैं। 9 पर हमसे पूछा जा रहा है कि एसआई यूनिट में हीट ऑफ फॉर्मेशन एक्सप्रेस की जाती है कौन से यूनिट में। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन का रिप्रेजेंट करने का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है किलो जूल्स। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा किलो जूल्स पर मोल। अगर 10 पर आते हैं तो एमसीक्यू नंबर 10 के अंदर पूछा जा रहा है, इफ द एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी बोथ टेक प्लेस बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, अगर सिस्टम और सराउंडिंग में दोनों मास और एनर्जी यानी मैटर और एनर्जी दोनों चेंज हो जाएं तो इस सिस्टम का नाम क्या होगा, इस सिस्टम का नाम हो जाएगा ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में एनर्जी और मास दोनों चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अगर हम बात करें क्लोज सिस्टम की तो क्लोज सिस्टम में सिर्फ एनर्जी चेंज होती है, और अगर हम बात करें आइसोलेटेड सिस्टम की तो आइसोलेटेड सिस्टम में ना ही तो एनर्जी और ना ही मैटर, कोई चीज़ चेंज नहीं होती। अब बात करते हैं 11 पर। 11 पे हमसे पूछा जा रहा है, अ हीट्रोजीनियस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, एक हीट्रोजीनियस सिस्टम में कितने फेजेस होते हैं, 1 फेज, 2 फेजेस, 3 फेजेस, या कोई भी नंबर ऑफ फेज हो सकता है एक्सेप्ट 1। तो हमें पता है कि हेट्रोजीनियस सिस्टम में कोई भी नंबर ऑफ फेज हो सकता है सिवाय 1 के, क्योंकि अगर 1 फेज होगा तो 1 फेज पे हम सिस्टम को बोलते हैं होमोजीनियस, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक एक जैसा सिस्टम होगा, तो एक लाएगा होमोजीनियस। आगे बढ़ते हैं 12 पर। प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मटीरियल आर कॉल्ड, वो प्रॉपर्टीज जो कि मटीरियल पर इंडिपेंडेंट होती हैं, यानी कि मटीरियल पर डिपेंड नहीं करती, वो प्रॉपर्टीज क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, प्रेशर, टेम्परेचर वगैरह। अगर बात करें दोज प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ मटीरियल, वो प्रॉपर्टीज जो कि अमाउंट ऑफ मटीरियल पर डिपेंड करती हैं, उन प्रॉपर्टीज को कहा जाता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, जैसे कि मास, वॉल्यूम, मोल्स, एंथैल्पी वगैरह। ठीक है, अब हम बात करते हैं 14 पर। तो 14 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है एग्जाम्पल्स ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो है सिस्टम की, उनकी एग्जाम्पल्स पूछ रहे हैं। सबसे पहले सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी। हमें पता है सरफेस टेंशन भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये फिक्स होती है, क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, सेम एज विस्कोसिटी। अगर बात करें प्रेशर की और डेंसिटी की तो ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। 15 पर आते हैं। 15 पर पूछ रहे हैं, इफ द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग ईच स्टेज ऑफ द प्रोसेस, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे हर स्टेज पे तो ये कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, तो देखिए ये कहलाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो मतलब सेम और थर्मल से मुराद है टेम्परेचर। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। आगे बढ़ते हैं। 16 पर हमसे पूछा जा रहा है, द रिएक्शन N2 + 3H2 आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है 2NH3 में, डेल्टा H है -22.4 किलो कैलोरी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर डेल्टा H नेगेटिव है। हमसे पूछ रहे हैं कि ये एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सोथर्मिक। 17 पर आते हैं। इन द रिवर्सिबल रिएक्शन
N2 प्लस 3H2 आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है 2NH3 प्लस हीट। अगर आप इसी रिएक्शन के अंदर दोबारा देखेंगे तो नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस आपस में कंबाइन होकर अमोनिया गैस बना रहे हैं, लेकिन साथ में प्रोडक्ट्स में हीट भी फॉर्म हो रही है, यानी कि सिस्टम से हीट निकलकर बाहर जा रही है, सिस्टम से हीट निकलकर बाहर सराउंडिंग में जा रही है। तो ये रिएक्शन कौन सा कहलाएगा? ये रिएक्शन कहलाएगा एक्सोथर्मिक। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, क्योंकि अगर मैं इसी रिएक्शन का ऑपोजिट कर लूँ तो ये हो जाएगा 2NH3 प्लस हीट आगे जाके, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो आगे जाके फॉर्म हो जाएगा N2 प्लस 3H2। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अगर हम अमोनिया गैस से वापसी हाइड्रोजन गैस या नाइट्रोजन गैस बनाने की कोशिश करते हैं तो ये रिएक्शन हो जाएगा एंडोथर्मिक, क्योंकि अमोनिया पहले अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करेगा और फिर उसके बाद कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन गैस में और नाइट्रोजन गैस में। आगे बढ़ते हैं। MCQ नंबर 8 पे पूछा जा रहा है एन एग्जाम्पल नियरेस्ट ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। एक एग्जाम्पल जो कि आइसोलेटेड सिस्टम के करीब तरीन है। तो ऐसी कौन सी एग्जाम्पल है? मैन और प्लांट। देखिए, मैन और प्लांट तो ओपन सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पर मास भी चेंज हो सकता है और एनर्जी भी। अगर बात करें सील ट्यूब कंटेनिंग हॉट वाटर, एक ऐसी सील ट्यूब जिसमें गर्म पानी मौजूद है, तो सील ट्यूब में मास तो चेंज नहीं होगा क्योंकि हॉट ट्यूब है और वो क्लोज्ड है, सील्ड है, तो यहाँ से वाटर निकलकर कहीं जाएगा तो नहीं, तो मटेरियल चेंज नहीं होगा। लेकिन हाँ, सील ट्यूब जो कि अभी गर्म पानी रख रही है, थोड़ी देर बाद पानी ठंडा हो जाएगा। जब पानी ठंडा हो जाएगा तो एनर्जी चेंज हो जाएगी और इसीलिए एक क्लोज सिस्टम है। लेकिन अगर बात करें अ सील्ड सिस्टम, अ सील्ड सोल्यूशन इन थर्मस फ्लास्क, थर्मस फ्लास्क में जो सील्ड सोल्यूशन होता है वो बहुत लंबे टाइम तक एनर्जी को चेंज नहीं करता, ना ही मैटर चेंज होता है, इसीलिए ये सिस्टम कहलाएगा आइसोलेटेड सिस्टम। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अ सील्ड सोल्यूशन इन थर्मस फ्लास्क। 19 पर आते हैं। पूछा जा रहा है द विगरस रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर। जब सोडियम को पानी के साथ में रिएक्ट करवाया जाए तो जो विगरस रिएक्शन होता है, जो बहुत तेजी से और खतरनाक रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन को आप एक्सोथर्मिक की कैटेगरी में लेंगे या एंडोथर्मिक की। तो आप इक्वेशन को समझ लीजिए। जब सोडियम वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो सोडियम पानी के साथ में रिएक्ट करके बना लेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। यहाँ तक कोई अनोखी बात नहीं है। बात यह है कि जब सोडियम को पानी के अंदर डाला जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, लेकिन जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही होती है वो हाइड्रोजन गैस एज अ फ्यूल काम करती है और फ्लेम पकड़ लेती है, जिसकी वजह से पानी में आग लग जाती है। मैं मजाक नहीं कर रहा, पानी में वाकई आग लग जाती है। आप इसको किसी भी चैनल पे जाकर एक्सपेरिमेंट को चेक कर सकते हैं। अगर आपने सोडियम को वाटर के साथ में रिएक्ट किया तो पानी में धमाका होगा और पानी में एक आग लग जाएगी, जिसकी वजह से हीट निकलेगी और सराउंडिंग में चली जाएगी। अब ये रिएक्शन क्लियरली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ सिस्टम से हीट निकलकर सराउंडिंग में जा रही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा एक्सोथर्मिक। आगे बढ़ते हैं। हमसे पूछा जा रहा है 20 और 21 में। अब बात करते हैं MCQ नंबर 20 की। MCQ नंबर 20 में आपसे पूछा जा रहा है When अमोनियम क्लोराइड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। जब अमोनियम क्लोराइड को पानी में डिजॉल्व किया जाएगा तो सोल्यूशन ठंडा हो जाएगा। ये रिएक्शन क्या कहलाता है? एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, सुपर कूलिंग या नन ऑफ द अबव। अमोनियम क्लोराइड को पानी में डिजॉल्व किया, सोल्यूशन ठंडा हो गया, यानी कि इसका मतलब सिस्टम ने हीट लॉस करी, सराउंडिंग में हीट चली गई, जिसकी वजह से सिस्टम का हीट कंटेंट कम हो गया। सिस्टम का हीट कंटेंट कम होने की वजह से सॉल्यूशन ठंडा हो गया। ये क्लियरली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम से हीट निकली है और सराउंडिंग में गई है, जिसकी वजह से सॉल्यूशन ठंडा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब बात करते हैं 21 पे। 21 पे पूछा जा रहा है इन एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट कंटेंट ऑफ। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट कंटेंट किसका ज़्यादा होगा? प्रोडक्ट का ज़्यादा होगा, रिएक्टेंट का ज़्यादा होगा, या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का दोनों का बराबर होगा? तो आइए ज़रा देखते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट्स का हीट कंटेंट कम होता है, तो वो हीट को गेन करते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हीट को गेन करते हैं और हीट को गेन करने के बाद वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में। तो इसका मतलब कि प्रोडक्ट्स का हीट कंटेंट ज़्यादा होता है। अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में इसका उल्टा हो जाता है कि रिएक्टेंट्स का हीट कंटेंट ज़्यादा होता और प्रोडक्ट्स का हीट कंटेंट कम होता।
यहाँ पर चैप्टर 5 के MCQs खत्म होते हैं, लेकिन MD कैट की तैयारी के लिए चैप्टर 5 के इतने MCQs कर लेना काफ़ी नहीं है।